रिकॉर्डिंग नहीं किया है? मेहनत करके चलो ठीक है, कोई नहीं, क्वेश्चन ही करवा रखे हैं, ठीक है तो ठीक है। दबाया तो था यार, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो अब हमारी अगली मेथड्स हैं जो हमने कल खत्म कर ली थी, इसके बाद आपकी है अप्रोक्सीमेट मेथड, जिसके बाद ये टॉपिक ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट मेथड आज कर लेते हैं कंप्लीट, दोनों मेथड्स हमें बनानी है अभी, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, फटाफट करना है, 1 घंटे में कंप्लीट, उसके बाद घर कर जाओगे आप लोग, ठीक है। हेडिंग डालिए, अप्रोक्सीमेट मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। कोई दूसरी क्लास तो है नहीं आप लोगों की आज, तो हो गया फिर संडे वीकेंड बनाओगे उसके बाद। चलो देखो, अप्रोक्सीमेट मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, अप्रोक्सीमेट मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ब्रैकेट में लिखना पोर्टल मेथड एंड कैंटिलीवर मेथड। पोर्टल मेथड एंड कैंटिलीवर मेथड, ठीक है। हेडिंग डालना सबसे इसके नीचे, पोर्टल मेथड, बहुत ही इजी मेथड्स है, पोर्टल तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। पोर्टल मेथड, पहली बात तो देखिए इन अप्रोक्सीमेट मेथड्स की रिक्वायरमेंट पड़ी क्या, पड़ी क्यों हमें अप्रोक्सीमेट मेथड की रिक्वायरमेंट हमें पड़ी, हमारे पास एग्जैक्ट मेथड्स है ना, एसडीएम हो गया या एमडीएम हो गया, जिनसे हमने एग्जैक्टली मोमेंट निकाल रखे हैं, तो हमें ये पोर्टल मेथड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई, इसका रीजन ये है कि कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स हैं आपके एसडीएम और एमडीएम, तो कहीं पे अगर आपको अप्रोक्सीमेट एनालिसिस चाहिए होगा, जस्ट आपको ओनली अप्रोक्सीमेट एनालिसिस चाहिए, तो वहां पे अगर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, खुद सोचो कितने उसके बेस होंगे, कितना कितना बड़ा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बन सकता है आपका, ठीक है। उतने बड़े स्ट्रक्चर में कहां तक आप वो एमडीएम लगा के एसडीएम लगा के निकालोगे, तो बहुत ही टीडियस मेथड हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स निकालने के लिए इन मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स में क्या होता है, इट इज साइज, साइज आपका अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर का पता चले, साइज मतलब आई, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अगर आपको अपने स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया तो आपका बी डी पता चल जाएगा आपको, है ना, बी डी क्यूब बाई 12, तो बी और डी को आप रिलेट करवा सकते हो उसके बाद। तो अगर आपको स्ट्रक्चर का साइज अप्रोक्सीमेट साइज पता करवाना है फॉर योर रफ वर्क, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पोर्टल मेथड का और कैंटिलीवर मेथड का यूज करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, आई निकालने के लिए पहले तो मोमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई, है ना। तो अगर मोमेंट ही पता नहीं होगा तो उसके बाद आई निकालोगे कैसे उसके बाद, ठीक है। तो हमें मोमेंट निकालने की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है, तो ये पोर्टल मेथड जो है आपका, ये हमें अप्रोक्सीमेट मोमेंट का रिजल्ट निकाल कर दे देगा, और उस अप्रोक्सीमेट मोमेंट के बेस पे आप लोग क्या निकाल सकते हो, आई निकाल सकते हो, और जो अपने स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के साइजेस को आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सारी की सारी मेथड्स हैं अप्रोक्सीमेट मेथड्स, दोनों मेथड्स, इनमें कुछ एजम्पशंस हैं, इन एजम्पशंस के बेस पे काम करती हैं, और 2 ही एजम्पशन है पोर्टल में, अगर 2 एजम्पशन आपने ढंग से पढ़ लिए तो बन गए क्वेश्चन आपके सारे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जरा इसके बारे में थ्योरी लिखिएगा, 1-2 पॉइंट, इनके एजम्पशन भी लिखते हैं, फिर मैं समझाता हूँ इसके बारे में। इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड, ठीक है। अगर समझ लो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो गिफ्ट दे रहा है आपको, ठीक है, तो लिखिएगा, मतलब न्यू ईयर का गिफ्ट समझ लेना, अगर गेट में आ गया तो ठीक है, गेट वालों की तरफ से लिखिएगा। टू एनालाइज any statically indeterminate structure, to analyze any statically indeterminate structure, we must know the member sizes, ब्रैकेट में लिखना आई वैल्यूज, साइजेस ब्रैकेट में लिखना आई वैल्यूज, ब्रैकेट क्लोज, to get approximate value of member, to get approximate value of member sizes, approximate methods of analysis
are used after that SDM and MDM are carried out. SDM and MDM are carried out. ठीक है, तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड उसके बाद करेंगे जब हमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बेस पे इसमें इसके बाद लिखिएगा नीचे, इसके नीचे दूसरा पॉइंट लिखिए। सबसे पहली बात, ये आपका वैलिडिटी कहाँ होगी? जो आप ये पोर्टल मेथड पढ़ने वाले हो, ये वैलिडिटी आपकी होने वाली है जहां पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा है। अप्रोक्सीमेट मेथड्स, दोनों मेथड्स वही मेथड्स हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक हो गया, विंड हो गया, इनकी वजह से सिर्फ मेंबर में क्या आ रहा है? हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा है, उसके अलावा कोई लोड नहीं आ रहा। तो वहीं पे इनकी वैलिडिटी बनती है, अदरवाइज वर्टिकल लोड्स में इनकी वैलिडिटी है ही नहीं इन मेथड्स की। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिए इस पॉइंट को भी। इन द एनालिसिस ऑफ मल्टी स्टोरेड फ्रेम्स, in the analysis of multi-storied frames for horizontal loads, in the analysis of multi-storied frames for horizontal loads, that is wind load, earthquake load, earthquake load, etc. Exact methods of analysis are time consuming, so approximate methods are used to find internal forces and moments क्विकली। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट मेथड हम लगाएंगे और फट से हम लोग क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे इंटरनल आपके मोमेंट या फोर्सेस जो भी आपके लग निकलने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद अब देखिए पोर्टल मेथड के बारे में हम लोग लिखते हैं। पोर्टल मेथड के लिखना, पोर्टल मेथड आपने लिख दिया ना हेडिंग। ठीक है, पोर्टल मेथड में इसके नीचे और लिखना पोर्टल मेथड के लिए, दोनों के बारे में लिखवा दिया मैंने, थ्योरी है ना। तो एक काम करना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नीचे लिखना अगला पॉइंट, पोर्टल मेथड। देखिए दो आपके मेथड्स हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। एक आपका हाई राइज स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है, एक आपका लो राइज। अगर मैं बात करूं पोर्टल मेथड की, तो पोर्टल मेथड आपका लो राइज स्ट्रक्चर के लिए यूज है। लो राइज मतलब जहां पे स्ट्रक्चर की विड्थ ज्यादा हो एज कंपेयर टू दी हाइट। ठीक है, जहां पे स्ट्रक्चर की हाइट कम है वहां पे हम लोग पोर्टल मेथड यूज करेंगे, जहां पे स्ट्रक्चर की हाइट ज्यादा है वहां पे हम यूज करेंगे कैंटिलीवर मेथड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो लिखिए इसके बारे में, पोर्टल मेथड इज एप्लीकेबल टू low rise frames. Portal method is applicable to low rise frames that is height of the frame is less than width of the frame. हाइट ऑफ द फ्रेम इज लेस देन विड्थ ऑफ द फ्रेम। ठीक है, हाइट ऑफ द फ्रेम इज लेस देन विड्थ ऑफ द फ्रेम। अब आप क्या करिए, इसका एजम्पशन लिखिए पोर्टल मेथड के, दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव थ्योरेटिकली, साथ में न्यूमेरिकल इन्हीं के बेस पे बनते हैं और कुछ ही नहीं है, दो एजम्पशन है, इनके बेस पे न्यूमेरिकल आपके सारे बन जाएंगे। इनको पहले लिखिए, फिर इनको एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके कि इनका बेनिफिट क्या है और कैसे हम इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, एजम्पशन नंबर 1 लिखिए, it is assumed that point of contraflex
located at midpoint, located at midpoint of midpoint of each beam and column, midpoint of each beam and column, midpoint of each beam and column। ठीक है, दूसरा assumption लिखिए इसमें, दूसरा assumption लिखिए इसमें, the horizontal shear, the horizontal shear, the horizontal shear is assumed to be divided, is assumed to be divided among all the columns, among all the columns। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शियर हर कॉलम में होगा। दैट इज ईच इंटीरियर कॉलम, ईच इंटीरियर कॉलम, each interior column takes twice of, each interior column takes twice that of exterior column, each interior column takes twice that of exterior column। ये दो एजम्पशंस हैं, बस हो गया, इनके बेस पे आपको काम करना है। बहुत ही सिंपल सा एजम्पशन है, कि मेथड ही कुछ नहीं है। ठीक है, करते हैं इनमें काम। पोर्टल मेथड, लेट अस कंसीडर आपका कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ पोर्टल मेथड में। ये आपका कोई एक्चुअल फ्रेम है जिसको आपको एनालाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे विड्थ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द हाइट, जो भी है। ठीक है, हम लोग अप्रोक्सीमेट बनाते हैं। ये कोई फ्रेम है, ठीक है, सपोर्ट आपने यहाँ पे दे रखे हैं, फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। ठीक है, अगेन आपका फिक्स सपोर्ट यहाँ पे, लेट्स कंसीडर आपका W1 लोड यहाँ पे अप्लाई हो रहा। और W2 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जो एजम्पशन नंबर 1, ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। इसको एनालाइज करने के लिए पहला तो देखो, सबसे पहले देखो कि कहाँ पे अप्लाई हो रही है आपकी एक पोर्टल मेथड। जो जॉइंट होने चाहिए सारे के सारे रिजिड होने चाहिए। ठीक है, जॉइंट रिजिड होनी चाहिए, जो भी जॉइंट है रिजिड। ठीक है, ध्यान रखना, ये सपोर्ट अलग बात है, जॉइंट आपके रिजिड होनी चाहिए, तभी जाके ये आपकी मेथड अप्लाई होती है, पोर्टल मेथड। हिंज अगर किसी भी जॉइंट में लगा हुआ है तो वहां पे ये मेथड अप्लाई होगी ही नहीं। ठीक है, हिंज के लिए भी अभी देखेंगे कैसे उसको करोगे क्वेश्चन आप लोग। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट ही यही है कि जॉइंट सारे रिजिड होनी चाहिए, तभी जाके आपकी ये मेथड अप्लाई होगी। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, जो पहला जो एजम्पशन आपसे कह रहा, वो एजम्पशन इसने बोला कि जो भी आपका ये स्ट्रक्चर है, जो आपका ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, इसके बीम और कॉलम के इंटीरियर में, मतलब बीम और कॉलम के सेंटर में आपको क्या मानना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर। ठीक है, यानी हर कॉलम, हर बीम के आपको सेंटर में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर यहाँ पे एज्यूम करना है। ठीक है, एजम्पशन नंबर 1 है, दैट एजम्पशन नंबर 1 विल बी, ठीक है, आपको क्या करना है, पीओसी एज्यूम करना है हर किसी के सेंटर पे। जी आपको एज्यूम करना है। ठीक है, इसका रीजन क्या है पीओसी एज्यूम करने का, अभी देखते हैं, पहले दोनों एजम्पशन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ इनका रीजन क्या है। ठीक है, जैसे ही आपने पीओसी एज्यूम कर लिया हर एक के सेंटर में, दिस इज द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ एजम्पशन नंबर 1, इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ एजम्पशन नंबर 1। ठीक है, एजम्पशन 1। अब आपको क्या करना है इसके आगे, इसके आगे
आपको सेक्शंस कट करने हैं, ठीक है, कहीं पे भी मोमेंट पूछेगा, लेट अस कंसीडर जैसे मुझे सेक्शन कट करने की रिक्वायरमेंट पड़ी यहाँ पे, ये आपने कट कर दिया सेक्शन कोई, ठीक है, दिस इज सेक्शन 1 1, मैंने क्या करा, इस सेक्शन 1 1 को कट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन 1 1 कट करने के बाद टॉप ऑफ दी 1 1 कंसीडर करिए, ठीक है। सेक्शन 1 1 कट करने के बाद आप क्या करिए, टॉप ऑफ दी 1 1 कंसीडर करिए। जब टॉप ऑफ दी 1 1 आप कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो देखिए अब स्ट्रक्चर जो आपका बच के आया यहाँ पे, वो स्ट्रक्चर आपका ये बन गया, ठीक है, टॉप ऑफ दी 1 1 में, दिस इज टॉप ऑफ दी 1 1, ठीक है। यहाँ पे आपका हिंज लगा हुआ था। अब टॉप ऑफ दी 1 1 यानी W1 ही W1 लोड है जो कि आपका यहाँ पे है, ओनली W1 है, W2 लोड तो है भी नहीं, ठीक है। मैं H1 कंसीडर कर रहा हूँ, इस लोड को भी छोड़ो, ठीक है। W1 क्या, H1 कंसीडर कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ पे जो लोड है आपका सिर्फ और सिर्फ एक लोड है, अभी लगा हुआ है, जॉइंट में लगा हुआ है वो भी, दिस लोड इज लेट अस कंसीडर H1, ठीक है। H1 आपका लोड है, ठीक है। तो एजम्पशन नंबर 2 इसने क्या कहा, इसने एजम्पशन में कहा ये पीओसी यहाँ पे भूलना मत, ठीक है, ये भी पीओसी है, दिस इज पीओसी, दिस इज पीओसी, और आपने कट भी यहाँ पे पीओसी में लगा रखा है, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर यानी जहाँ पे हिंज है वहां पे आपकी रिएक्शन आनी ही आनी है, ठीक है, ये चीज आप समझ रहे होंगे। तो होना क्या है, इसने एजम्पशन नंबर 2 में बोला जो ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आपने लगा रखा है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे आपने बीम में लगा रखा है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका ये पूरे के पूरे कॉलम में डिवाइड होगा, यानी हर कॉलम में हॉरिजॉन्टल फोर्स जाएगा, और किस अमाउंट में जाएगा, अगर यहाँ पे एच जा रहा, ठीक है, अगर यहाँ पे एच जा रहा, तो इसका मतलब इंटीरियर में बोला इसने कि यहाँ पे 2H अमाउंट में जाएगा, यही शायद इसने बोला यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे एच जाएगा, यहाँ पे एच जाएगा, तो यहाँ पे ये 2H अमाउंट में जाएगा, इसने आपसे बोला, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला ये जाएगा आपका एच, ठीक है। अगर आप यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करें, समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करें अगर यहाँ पे आप, तो क्या आपको वैल्यू मिल जाएगी, जो भी आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आपको निकालना है, जैसे H1 आपने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, आपने क्या करा, H1 पॉजिटिव माइनस ये सारे के सारे 4H इक्वल टू 0, तो H1 इक्वल टू 4H, जो भी आपकी वैल्यू होगी आपकी H की, ये वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो यहाँ से ये इक्वेशन लगा के, ठीक है। उसके बाद के एनालिसिस अभी क्वेश्चन में समझेंगे, हमें एनालिसिस कैसे करनी है, कैसे मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो हुआ क्या, आपने क्या करा, सबसे पहले सारे के सारे पॉइंट में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर माना जो जो मिड पॉइंट है कॉलम और बीम के, ठीक है। उसके बाद सेकंड एजम्पशन में इसने बोला कि जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका आएगा वो सारे के सारे कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जितना इंटीरियर कॉलम में एक्सटीरियर कॉलम में जाएगा उसका ट्वाइस इंटीरियर में आएगा, ठीक है, उसका ट्वाइस इंटीरियर में आएगा। अभी इंटीरियर में ट्वाइस कैसे आया, इंटीरियर में ट्वाइस आने का मतलब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि जैसे ये लेफ्ट वाला पोर्सन है, ठीक है, मैं अलग कर देता हूँ दोनों पोर्सन को, और ये आपका राइट वाला पोर्सन है, ठीक है, ये आपका हो गया राइट वाला पोर्सन। इन्होंने बोला जैसे कि आपका थ्रस्ट आएगा एच यहाँ पे, ठीक है, ये एच, तो यहाँ पे भी एक एच थ्रस्ट आएगा लेफ्ट वाले पोर्शन में, ठीक है। सिमिलर वे राइट वाले में भी आपका ये एच आएगा, ठीक है, राइट वाले में भी एच आएगा आपका ये, और राइट वाले में यहाँ पे भी एच आएगा, तो टोटल आपका ये एच एच में डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरा का पूरा, लेकिन इंटीरियर को मैंने कट कर दिया, तो इंटीरियर आपका 2 में 2H टाइम्स, ठीक है। ये इनके एजम्पशन है यहाँ पे, मेन एजम्पशन का जो यहाँ पे इन्होंने लिया 2H, इसको ये लेने का रीजन यही है, लेफ्ट से भी एच और राइट से भी एच यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एच 2H। अब मेन चीज ये है कि ये कर क्यों रहे हैं ऐसा, क्या रीजन पड़ गई कि आपको ये चीजें करने की जरूरत पड़ रही कि आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर लेने हैं, आपको एज्यूम करना पड़ रहा है कि हर एक कॉलम में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ रहा। इसका एक रीजन है, सिंपल सी बात है, जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है उसको हमें डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। अब कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, नहीं निकल के आएगा डिटर्मिनेट। यहाँ पे मीनिंग क्या है, इनडिटर्मिनेट को डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करने की मीनिंग ये है यहाँ पे कि जैसे ही आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर और ये वाला एजम्पशन आपने यूज किया, तो उसके बाद आपके स्ट्रक्चर में जो आपका इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर आपका नॉर्मली सॉल्व हो गया उसके बाद, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर इनडिटर्मिनेट सॉल्व हो गया इन एजम्पशंस की वजह से, इसका मतलब क्या होगा, इनडिटर्मिनेट को आपने कन्वर्ट किस में कर दिया, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि इस केस में जो समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई और समेशन ऑफ मोमेंट ही आपके क्या होंगे, सफिशियंट होंगे टू कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है। कंपेटिबिलिटी कंडीशन की रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं है, तभी हमने इनको बोला कि ये स्ट्रक्चर हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बन गया है अब बाय एज्यूमिंग दीज टू एजम्पशंस, ठीक है। आया समझ में सबके कैसे करना है इसको, इसको करिए एक बार, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन आपके कैसे पूछता है एग्जाम में। दिस इज द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ सेकंड एजम्पशन।
दिस इज द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द सेकंड एजम्पशन। तो सिंपल सी एक मेथड है ये, ठीक है, जस्ट इंपेरिकल फॉर्म की मेथड है, कुछ नहीं करना इसमें, दो चीजें याद करनी है, ये याद हो गया, काम बन गया आपका, कुछ नहीं। बन गया आपका, ठीक है। हो गया। इसके नीचे नोट डालिएगा एक बार एक नोट में पॉइंट लिखिए, 2 पॉइंट लिखिए नोट में। विद द above assumptions, with the above assumptions, with the above assumptions, statically indeterminate structure, statically indeterminate structure becomes a determinate structure, statically indeterminate structure becomes the determinate structure, statically determinate structure, so that so that equation of so that equation of equilibrium equation of equilibrium alone are sufficient, equation of equilibrium alone are sufficient to find axial force, to find axial force, shear force, axial force, shear force and bending moment, shear force and bending moment in any part of the structure, in any part of the structure। ठीक है, अगला पॉइंट एक और लिखिएगा, इसमें एप्लीकेबिलिटी के बारे में लिख लेते हैं।
इसमें लिखना अप्रोक्सीमेट मेथड्स लाइक, दोनों के बारे में सेम ही इसमें है, अप्रोक्सीमेट मेथड्स लाइक portal method and cantilever method, approximate methods like portal method and cantilever method are applicable only when the frame is subjected to horizontal loads and when all joints are rigid, ठीक है, समझ में आया ना? तो ये चीजें आपकी पोर्टल मेथड के अंदर है, ठीक है। सबसे पहले दो एजम्पशन ध्यान रखने हैं कि सेंटर में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सर, दूसरा एक्सटीरियर में आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट H, इंटीरियर में ट्वाइस टाइम्स ऑफ H, ये ध्यान रखना है। और एग्जाम में क्वेश्चन आने से पहले आपको अगर कभी मेंशन करते हैं तो ठीक है, नहीं करता है तो पहले देखने हैं ज्वाइंट और लोड। अगर ज्वाइंट और लोड आपके हॉरिजॉन्टल, ज्वाइंट आपके रिजिड है और लोड आपका हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब आप पोर्टल मेथड से अप्रोक्सीमेट एनालिसिस लगा के आंसर निकाल सकते हो उसका, ठीक है। तो उससे आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, आंसर चेंजेस नहीं आएंगे उससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो आइए। यूजिंग पोर्टल मेथड ऑफ एनालिसिस, moment at A is, देखिए ये आपका एक दिया हुआ इन्होंने, ये नॉर्मल सा फ्रेम दिया हुआ है। इस फ्रेम में आपसे पूछ रहा है कि मोमेंट आपका ए पे कितना आएगा। दिस इज W, ये इसको सॉल्व करना है बाय द पोर्टल मेथड, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। देखिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहला काम इसमें आप करिए, आप सारे के सारे जो सेंटर पॉइंट हैं उनको मान लीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सिस, ठीक है। दिस इज द फ्रेम, और इस फ्रेम में जो सेंटर वाले पॉइंट हैं ये आपका फिक्स है। कॉलम और बीम के जो सेंटर पार्ट हैं उनको आप मान लीजिए फिक्स, ठीक है। सॉरी, पीओसी आप मान लीजिए, दिस इज पीओसी कॉलम के बीच में, दिस इज पीओसी, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे जो लोड अप्लाई हो रहा है, लोड की वैल्यू आपकी है W अमाउंट में यहाँ से आपका लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। दिस इज W, ठीक है। अब क्या करिए, सेक्शन कट करिए, कहाँ पे, E और F पे। जो आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सिस मान रखा है मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ E, और इस साइड को ले रहा हूँ मैं F। E और F आपके ये हो गए, ठीक है, E एंड F। और आप क्या करिए यहाँ पे इसको 1 and 1, ठीक है, ये सेक्शन कंसीडर किया। अब देखिए, अब टॉप की तरफ जाइए या बॉटम की तरफ, ऑब्वियसली बात है बॉटम में कुछ है ही नहीं तो क्या एनालाइज करोगे, ठीक है। तो टॉप की तरफ भी जाना पड़ेगा, इतना तो दिमाग लगता ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 1 के टॉप में जाएंगे हम, ये ठीक है, एबव ऑफ 1 1 बोल सकते हो आप लोग। तो जब 1 1 के एबव जाओगे आप, तो जो स्ट्रक्चर आपका बना वो आपका स्ट्रक्चर ये बन के आया, ठीक है। एबव 1 1 आपका ये है, यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल लोड W है, हॉरिजॉन्टल लोड W है, ठीक है। और इसने क्या बोला आपसे, दूसरा एजम्पशन यहाँ पे लगाओगे आप, इसने बोला कि जो आपका कॉलम है
उसमें जहाँ पे हिंज है, हिंज से कट कर रखा है ना हमने, हिंज पे आपकी एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी इंटीरियर में जो कि H होगी, दूसरी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, सॉरी इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर में, ये भी H होगी। ठीक है, तो एक्सटीरियर में दो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आपकी आने वाली हैं, इंटीरियर यहाँ पे कोई भी पैनल है ही नहीं, तो 2H का आने का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, तो H, H और W। अब यहाँ पे आप देखिए समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 करें अगर, तो कुछ निकलेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे एजम्पशन नंबर 1, एजम्पशन नंबर 2, अब यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करोगे अगर आप, तो आप ले लेना ये पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये W आपका पॉजिटिव है, -2H इक्वल टू 0, H इक्वल टू आपका कितना आ गया W/2। जब H इक्वल टू W/2 आ गया, ये H इक्वल टू आपका आ गया W/2। ठीक है, आपको चाहिए क्या, मोमेंट एट A। तो मोमेंट एट A चाहिए, तो आपने काटा कहाँ पे इसको, L/2 पे काटा ना इसको, ये भी L/2 पे आपने काट रखा है। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा जरा, मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ AE ले रहा हूँ इसके नीचे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ AE कंसिडर कर रहा हूँ, ये आपका फिक्स है, दिस इज फिक्स। ये फिक्स है। ठीक है, अब देखिएगा जरा, जब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ AE लोगे आप, ये A, ये E, L/2 की डिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड की ओर आ रहा, तो बैलेंस होने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम में ई में कहाँ जाएगा, राइट की ओर जाएगा, नहीं जाएगा? तो ये कितना हो गया आपका H/2, W/2 सॉरी, W/2। अब तो बन गया ना, कैंटिलीवर बन गया ना, बन गया WL/4, एज सिंपल एज दैट। देखिए ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मोमेंट एट A इक्वल टू WL/4, ये आपकी है अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डायरेक्शंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको वैल्यूज ही पूछेगा इस केस में। ठीक है, इजी है ना मेथड, कोई दिक्कत इसमें किसी को? काफी इजी मेथड है, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें। ठीक है, बस सेक्शन कट करना, उसको बैलेंस करना, H निकालना है, और जहाँ पे पूछेगा वहां पे उसको निकाल देना वहीं से। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये करवा लो, ये कर लो पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पोर्टल वाला क्वेश्चन आ रखा है, गेट में शायद यही आया है, या इससे पहले वाला क्वेश्चन था पता नहीं, यही आ रखा है सर क्वेश्चन गेट में जो करवा रहा हूँ। हो गया ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बेचारी कसरत करा दी तुम लोगों ने, दरबारी बन जाओ तुम। गेट खड़ा हो गया है ना वहां पे खड़े। ठीक है, इसमें लिखिएगा मोमेंट एट ए, फाइंड मोमेंट एट ए एंड ई, फाइंड मोमेंट एट ए एम ए एंड मोमेंट एट ई। ठीक है, ए और ई पे मोमेंट फाइंड आउट करना है आपको, पहले ए पे निकालोगे फिर ई पे, इसी फ्रेम के। अगर ये क्लियर हो गया तो समझ लीजिए आपकी कॉन्सेप्ट बन गया, कुछ नहीं है दिक्कत इसमें। ठीक है, W 20 किलोन्यूटन and this will be 40 किलोन्यूटन, और ये पॉइंट है आपका ए,
एंड दिस पॉइंट इज ई। ये आपको निकालना है मोमेंट, यहाँ पे निकाल सकते हो। करते हैं इसको, रुको। सबसे पहले तो वही काम है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर यहाँ पे रखिए 1, ये सारे हो गए, ठीक है। सेंटर सेंटर पकड़िए, पीओसी रख दीजिए इनकी, ठीक है। ये बना दिया आपने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर, इन पे भी बच गया, ये भी बच गया, ठीक है। अब अगर मोमेंट अबाउट ए आपको निकालना है तो सेक्शन देखिए, मैं 2 सेक्शन कट कर रहा हूँ, पॉसिबल 2 ही सेक्शन है यहाँ पे, 2 सेक्शन में कट कर रहा हूँ, दैट इज 1 1 1 1 एंड 2 2। तो क्या करूं कि मैं मोमेंट अबाउट ए जाऊं, मैं 1 1 जाऊं या 2 2 जाऊं? कहाँ जाऊं 1 1 या 2 2? 2 2 जाओगे? 2 2 जाके आपका आंसर निकल जाएगा कैंटिल, फिर कैसे निकालोगे 2 2 जाने के बाद? नेट कैसे? ठीक है, 40 + 60 का नेट ले लिया आपने, और इक्वल टू आपका आया h इक्वल टू 4h, 4h यानी 15 आ गया, 15 आ गया, ठीक है। h निकाल दिया आपने, h निकाल दिया, h निकालने के बाद इसमें क्या करोगे इसके बाद? क्योंकि कैंटिलीवर तो बनी ही नहीं ना ए पे जाने के लिए, कैंटिलीवर थोड़ी ना बन रही है, यहाँ पे तो मेंबर कनेक्टेड है कुछ। तो यहाँ पे अगर आपने 15 किलोमीटर निकाल भी लिया तो ये कैसे निकालोगे उसके बाद? नीचे ई वाले पे, हाँ नहीं वो नहीं कर रहा मैं, पहले ए की बात कर रहा था। ए पे निकालना, नीचे वाले के लिए तो ठीक है बन जाएगा वो, ठीक है, लेकिन ए वाले के लिए ऊपर वाले में लेना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 1 1 कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर नीचे 2 2 कंसीडर करोगे ए में निकालने के लिए तो क्या कर लोगे, यहाँ पे ये मेंबर कनेक्टेड है ना, तो ये इनटू लोड करके यहाँ पे मोमेंट थोड़ा निकालोगे आप लोग, क्योंकि लोड में मोमेंट तो ये भी देगा उसके बाद, ठीक है। तो ये आपका ऐसे करके नहीं कर सकते हो, शायद एक बार कर सकते हो ट्राई आप लोग, नहीं आएगा आंसर इससे, ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि कैंटिलीवर बनना चाहिए ना, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आने के बाद कैंटिलीवर बनना चाहिए, तभी जाके आपका आंसर निकल के आएगा, इससे पहले कैंटिलीवर बना हो। वो कैंटिलीवर बनने के लिए हमें कहाँ कट करना पड़ेगा? 1 1 पे कट कर लगाना पड़ेगा। जब 1 1 में कट लगाओगे तो आप देखो जब एच निकलेगा तो आपका ये इंटू इतना करके 20 निकल जाएगा, सीधे आपका मूवमेंट निकल जाएगा एट, ठीक है। जरा देखिए कैसे हम लोग ये करने वाले हैं। मैं ले रहा हूँ सेक्शन 1 1 फॉर ए। जब ए के लिए 1 1 लोगे तो आप देखिएगा यहाँ पे होना क्या है, ये है, ठीक है। और यहाँ पे ए, दिस इज ए, दिस, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यहाँ पे 40 का लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ लोड, आपका 20 का, सॉरी, हाँ 20 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है यहाँ पे ओनली। यहाँ पे आएगा एच, अब देखिए यहाँ पे कितना, ट्वाइस टाइम्स ऑफ एच, और यहाँ पे कितना एच, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जब समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो आपका हो जाएगा ये 20 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच, तो एच इक्वल टू 5 किलो न्यूटन, एच इक्वल टू 5 किलो न्यूटन, ठीक है। अब एच इक्वल टू 5 किलो न्यूटन है तो आप ए पे मोमेंट इजीली निकाल सकते हो, कैंटिलीवर बनता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे, कैंटिलीवर देखिए 20 निकल के 5, दिस इज 5, और ये डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, यानी 2 मीटर में होगी डिस्टेंस ये, तो 5 इंटू 2 10, कैंटिलीवर से इजी निकाल सकते हो सॉल्व, ठीक है। नीचे करोगे तो नीचे कैंटिलीवर नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कैंटिलीवर नहीं बनेगा, लोड भी है और मेंबर भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये मोमेंट एट ए इक्वल टू एच इंटू 2, दैट इज 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 किलो न्यूटन मीटर, सिंपल, ठीक है। तो इजी है। अब अगर आप देखो, अब सेम केस अगर आप नीचे वाले के लिए निकालो, ई के लिए निकालो, तो ई के लिए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अब 1 1 में कंसीडर नहीं कर सकते सेक्शन आप लोग, अगर 1 1 में करोगे तो फिर कैंटिलीवर नहीं बनेगा, और तो आपको कहाँ करना पड़ेगा 2 2 पे, तो 2 2 पे करो, आपको कैंटिलीवर से लास्ट में निकल जाएगा, ठीक है। तो नाउ फॉर दूसरा देखिए, फॉर एम ई, जब आप एम ई के लिए बात करोगे तो उस केस में हमें कट करना पड़ेगा सेक्शन यहाँ पे, अब 2 2 पे, ठीक है। जब 2 2 पे आप सेक्शन कट करेंगे तो ये आपका देखिए, ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, ठीक है, लोड दैट इज 40 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, दिस इज ए, आ गया ना, आ रहा है 2 2 से, कैसे निकाला आपने 2 2 से? कितना ना 40 + 20 60 ना,
अगर आ रहा है तो, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा, मेरे से निकला नहीं है मतलब मैंने निकाला ही नहीं, मतलब इसको मुझे लगा नहीं आ रहा होगा, तो कैंटिलीवर बन भी नहीं रहा था। ये बताना इसमें 20 40 एच इक्वल टू कितना आ रहा है, 15 ना, 15 किलो न्यूटन। तो एच इक्वल टू 15 किलो न्यूटन, यानी हाँ 15 × 6 माइनस 40 × 4, 15 से 90 में डिस्टेंस डिस्टेंस गलत लग दी हुई है तो मैंने, तो 40 आ गया ये तो, 40 से 80, सॉरी 40 से 160, 15 से 90, फिर क्या बिड़ा दिया तुमने 15 40 चको 20 80 तो नहीं लिख दिया तुमने, 20 चको 80 होते हो, मुझे लगा आ गया शायद, कैंटिलीवर बन नहीं रहा ना शायद, नहीं आएगा ये, कर लो ट्राई, नहीं आएगा क्योंकि ये लोड ट्रांसफर भी हो रहा होगा यहाँ पे, कुछ बैलेंस भी होगा, नहीं बनेगा वो, बनेगा तो बताना जरा। ठीक है, तो ये हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा h, दिस इज 2h, दिस इज h, इसका मतलब 4h इक्वल टू समेशन ऑफ x करने में 60 ना, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, तो 4h इक्वल टू 60, तो h इक्वल टू 15 आ रहा ना यहाँ पे, 15 आ रहा, h इक्वल टू 15 अगर आ गया किलो न्यूटन, भाई h इक्वल टू यहाँ पे 15 आ गया अगर इधर पे, तो नीचे कितनी डिस्टेंस है, 2 मीटर अगेन, 15×2 = 30, ई पे 3 मोमेंट आ गया, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट ई इक्वल टू 15 × 2, 15 × 2 30। तो आंख बंद करके क्वेश्चन बनाने वाले क्वेश्चन आएंगे, इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें। आ रहा, नहीं आ रहा होगा, कैंटिलीवर बन नहीं रहा ना उसमें। ये बन गया आपके, कैसे भी क्वेश्चन आए बना लोगे आप लोग इनके, ठीक है, इजी क्वेश्चन आएंगे। क्या करेगा, जैसे जैसे मेंबर चेंजेस कर देगा ना, यहाँ पे 3 की जगह 4 कर देगा, इंटीरियर में जितने भी हैं 4 2 ले लेने बस, खत्म, ठीक है। जितने ही मेंबर चेंज करे, यहाँ पे 5 डाल दे बीच में, तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक्सटीरियर में HH, इंटीरियर में 2H 2H 2H, सब में वही केस कंसिडर करना। एक बार कैंटिलीवर मेथड भी कर लेते हैं, उसके बाद कुछ 1-2 क्वेश्चन वैसे कॉन्सेप्ट बताने हैं मैंने, ठीक है। 357, रुको एक बार क्वेश्चन आपके, नहीं इसी के साथ ही कर लेते हैं, कोई नहीं, 5 मिनट लगेगा, 5-7 मिनट। एक तो हिंज पे आपने कर रखा है ऑलरेडी ना, अगर मैं यहाँ पे ऊपर हिंज लगा दूं इधर पे, और वो लास्ट वाले में हिंज लगा दूं, वो क्वेश्चन तो आपने करा हुआ है, कहाँ से किया था, स्वे से किया था ना एनालिसिस से, आंसर भी याद होगा आपको, हिंज रखने में 2F इक्वल टू, यानी PL/2 आंसर आ रहा होगा उसका, है ना, वो आंसर भी याद होगा। वो इजी तरीका है। अगर एक तरीका आपका वो भी हो सकता है, जैसे आपने डिफ्लेक्शन अब भी किया, डिफ्लेक्शन अब भी किया ना ऊपर क्वेश्चन को जो मैंने करवाया फर्स्ट क्वेश्चन आपने, उससे भी कर सकते हो आप W, जैसे देखो ये क्वेश्चन आपका आएगा, ये कर लिया सबने, कर लो पहले एक बार, एक तो ये हो गया, ठीक है। और क्या बताना था आपको, करना है इससे भी कर लो चलो, क्योंकि 1 मिनट का ही तो क्वेश्चन है, 1 मिनट में बन जाएगा ये क्वेश्चन। हो गया ना, देखिएगा क्वेश्चन आपका, कंसेप्ट बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वहाँ पे, ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे, और आपको बोलेगा कि रिजिड जॉइंट आपको दिया होगा, और रिजिड जॉइंट में आपसे बोलेगा निकालिए किसकी मूवमेंट की वैल्यू निकाल दीजिए, आपसे बोलेगा ये, ठीक है। और मोमेंट निकालने के लिए आपने ये चीजें कर रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है, रिजिड जॉइंट में, और यहाँ से फिक्स होगा। तो कितना आया था हमारा, PL/4 आया था, स्वे एनालिसिस हमने इजीली करा कि F इक्वल टू 2F और PL/2 PL/4, ये निकल गया था हमारा, ठीक है। एक केस आपका ये भी आ सकता है यहाँ पे, कि इसको बोलेगा स्ट्रॉन्ग बीम, ध्यान रखना इसको बोलेगा स्ट्रॉन्ग बीम, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बीम बोलेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बीम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बीम का मतलब है कि जो आपका, जब आप इसमें डिफॉर्मेशन आएगा, तो इनएक्सटेंसिबल मेंबर की तरह मान के आपको डिफॉर्मेशन लेना है, जो चीज हम पहले से करते हुए आ रहे हैं उसी को इसने डिफाइन कर दिया स्ट्रॉन्ग बीम बोल के, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि एग्जाम में बोल दे कि दिस इज द स्ट्रॉन्ग बीम, फाइंड द मोमेंट एट ए, कोई चेंजेस नहीं होंगे, PL/4 ही आने वाला है उसका आंसर, ठीक है। दूसरा आपसे बोल सकता है कि यहाँ पे हिंज लगा देगा दोनों, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा उस दिन,
क्या कर देगा वो, यहाँ पे हिंज लगा देगा, ये हिंज लगा देगा यहाँ पे, ये यहाँ पे हिंज लगा देगा। तो इसका मतलब आंसर तो आपको पता ही है PL/2। लेकिन एक और तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ठीक है, लोड यहाँ पे जैसे W लग रहा है और मोमेंट एट A आपसे पूछेगा, ठीक है, मैं फटाफट रफली बता रहा हूँ आपको। ये पहली बात तो आपको इतना पता है कि ये क्या है, दो मेंबर के बीच में, दो हिंज के बीच में एक मेंबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिंक। दिस इज द लिंक ना। लिंक की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिंक की प्रॉपर्टी होती है इट इज टेक ओनली द एक्सियल स्ट्रेसेस, या तो वो एक्सियल कॉम्प्रेशन लेगा या एक्सियल टेंशन लेगा, ठीक है, ये आपको पता है इतना। तो इसका मतलब क्या है, जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका देखिए कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पे आ गया ये W, ठीक है, ये W लोड। अब ऑब्वियसली बात है W लोड की वजह से हिंज पे कोई ना कोई रिएक्शन डेवलप होगी, होगी नहीं होगी, जो कि अपोजिट होगी इसके रिएक्शन, और यही रिएक्शन आपकी जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे भी, ठीक है, ये रिएक्शन आपकी यहाँ पे भी जाने वाली है। जब ये रिएक्शन आपकी यहाँ पे चली गई तो आप लोग देखो R यहाँ पे गई और ये आपका R यहाँ पे भी आ गया, ये ठीक है, R यहाँ पे भी आ गया, और ये आपका उसके बाद जब ट्रांसफर आप इसका देखोगे तो इसका ट्रांसफर आपका यहाँ से राइट की ओर, ये R आपका राइट की ओर ट्रांसफर होने वाला है, ठीक है। बीम सिमेट्रिकल है, ये देखिए A B C एंड D, ठीक है, यहाँ पे A B D, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बाकी इजी वे में, इससे इजी वे में हमने कर रखा है, लेकिन कई क्वेश्चन कभी आने वाले टाइम पे घुमा के दे तो तरीके आपके डेवलप होने चाहिए कि आप कैसे कर सकते हो, इनको अप्रोच कैसे कर सकते हो। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाया आपने, ए डब्ल्यू की वजह से रिएक्शन डेवलप हुई आर पे, जो आगे क्वेश्चन में किया हमने, ठीक है। अब जब इसको बैलेंस करोगे तो ये जाएगी वहां अपोजिट में, फिर यहाँ से बैलेंस होगी जाके यहाँ अपोजिट में, ठीक है, और यहाँ से बैलेंस होकर जाएगी ये अपोजिट में। तो क्या आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि डिफ्लेक्शन एट बी इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन एट सी, बोल सकते हो इजिली। बी और सी पे डिफ्लेक्शन सेम ही तो होगा, सिमेट्रिकल बीम है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड ही तो कैरी कर रहा है, जो आपका ये मेंबर है। जब मेंबर एक्सियल लोड ही कैरी कर रहा है तो डिफ्लेक्शन आपका पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे सेम होगा, तो यानी W माइनस आर एल का क्यूब अपॉन 3i इक्वल टू आर एल क्यूब अपॉन 3i, इससे भी निकालोगे आंसर सेम ही निकल के आएगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो उससे भी आप कर सकते हो, आर इक्वल टू W/2 आ जाएगा, आर इंटू एल करोगे तो WL/2, ठीक है। तो एक अप्रोच आपकी ये भी है इसको सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या कर दो, डिफ्लेक्शन एट बी इज इक्वल टू दी डिफ्लेक्शन एट सी। अब पॉइंट डिफ्लेक्शन में एक मत करना, ठीक है, डिफ्लेक्शन एट बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट सी कर देना, तो यहाँ पे निकल जाएगा आपका, दिस विल बी W माइनस आर इंटू एल का क्यूब अपॉन 3ei इक्वल टू, हाँ एक्सियल वाले को इक्वल करके नहीं आएगा आंसर इसका, आर एक्सियल को भी, हाँ तो वैसे भी कर सकते हो भी, दो मेथड हो गए आपके, ठीक है, हाँ तो उससे भी निकल जाएगा, ठीक है। एक्सियल लोड को भी इक्वल करो, या तो आप डिफ्लेक्शन एट बी डिफ्लेक्शन एट सी, या आप कर दो पॉइंट डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एट बी इक्वल टू 0, है ना। तो ये जाएगा आपका W माइनस आर इंटू एल क्यूब अपॉन 3ei इक्वल टू आर एल अपॉन ए, ठीक है। तो इससे भी निकाल लो आप, अगर निकल रहा तो फिर ए कहाँ जा रहा है उसके बाद, अच्छा उस साइड भी आपने आर एल अपॉन ए और, अच्छा आपने W माइनस आर एल अपॉन ए और W माइनस आर एल अपॉन और आर एल अपॉन ए किया आपने ना, हाँ तो उससे भी निकल जाएगा, ठीक है। इससे नहीं निकलेगा, इस वाले से अगर आप यहाँ पे लगाओगे पॉइंट डिफ्लेक्शन तो फिर ए अननोन हो गया ना यहाँ पे, तो ए अननोन हो गया, तो आपको नोन चाहिए ना आंसर निकालना है, तो सिंपल सी बात है, मेथड सही है ये भी, लेकिन ए की वैल्यू दी होनी चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है, तो इससे नहीं निकलेगा ये चीज, तो आपका इससे निकल जाएगा ये इजिली, आर इक्वल टू W/2 आएगा, W/2, आर इक्वल टू जब W/2 आ गया तो ये लेंथ L है, तो W मोमेंट अबाउट A चाहिए, तो W/2 W माइनस W/2 इंटू L, ठीक है, ये हो जाएगा आर एल क्यूब अपॉन, ये सी ये वाला सी कर रखा है मैंने, ठीक है। अगर यहाँ से करोगे तो नहीं निकलेगा ना उसके बाद, फिर नहीं निकलेगा, तो नीचे कॉलम वाला कर रखा है मैंने, कॉलम वाले में तो लिख सकते हो ना इसको, तो कॉलम वाले में लिख सकते हो, तो अब कितना हो गया, आर इक्वल टू W/2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये W माइनस आर इंटू एल, ये हो जाएगा मोमेंट एट ए, हो जाएगा ना, W माइनस आर इंटू एल, तो W माइनस W/2 यानी W/2 इंटू एल। तो क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी इतना ऊपर जाने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन मुंह पे ही सॉल्व हो जा रहा है, अगर आप वैसे करोगे तो वहां से सॉल्व, ठीक है। तो जस्ट मैंने सेकेंड अप्रोच अगर किसी को देखनी है कैसे करना है, हाँ हाँ
हिंज पे लग रहा तो ऊपर लगोगे, नीचे मतलब देखो डब्लू जब आकर लग रहा, जिस मेंबर में लग रहा उसी मेंबर में कंसीडर करना है। इससे पहले भी तो वही किया हमने। अगर जॉइंट पे लग रहा आपका तो इस वाले मेंबर में कंसीडर कर लो, बस हो गया। जहां पे मेंबर आपका आएगा, इससे पहले अगर यहाँ लगेगा तो फिर इस वाले मेंबर में कंसीडर करो। वो पिछला वाला क्वेश्चन आया था ना आपका, जिसमें ऊपर से लग रहा था, तो आपने ये वाला मेंबर कंसीडर किया, उसकी रिएक्शन यहाँ जाएगी। सिमिलर वे में यहाँ पे आएगा तो पहला मेंबर जो आएगा उसको कंसीडर करना है, ठीक है, उसकी रिएक्शन दूसरे में ट्रांसफर करवा दो, ठीक है। क्योंकि डब्ल्यू आप अगर इस मेंबर में कंसीडर करोगे तो फिर रिएक्शन इस पे नहीं निकाल पाओगे ना, यहाँ रिएक्शन निकालने का तरीका ही नहीं है उसके बाद। तो डब्ल्यू आपको मेंबर में ऐसी जगह कंसीडर करना पड़ेगा जहां से रिएक्शंस निकले दूसरे वाले पे, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखनी थोड़ी सी। ऊपर ले जाके कहाँ सॉल्व करके, ऊपर मतलब ये तिरछे वाले में ले जाके आर की जगह डब्ल्यू करके, अगर आर की जगह डब्ल्यू कर दिया तो डब्ल्यू डब्ल्यू, ये डब्ल्यू डब्ल्यू और आर कहाँ जाएगा, फिर आर डब्ल्यू की जगह कर दूं। हाँ, डब्ल्यू की रिएक्शन कहाँ शो करोगे वही तो बताओ फिर। अगर ये डब्ल्यू कर दिया आपने यहाँ पे, फिर रिएक्शन अपोजिट कौन सी, ये वाली रिएक्शन आर। हाँ तो यहाँ से भी ऐसे करके तो फिर कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा ये। डब्ल्यू माइनस आर एल क्यूब अपॉन 3 आई, ठीक है। लोड आपने वहां ट्रांसफर किया इक्वल टू, फिर उसके बाद हाँ ये डब्ल्यू का यहाँ चले गया तो रिएक्शन इधर आई, तो फिर यहाँ मेंबर में कंसीडर करने में फिर प्रॉब्लम, जैसे फंस जाओगे फालतू में, ठीक है, फंस जाओगे ऐसे। जो जो मेंबर पहला आएगा उसमें कंसीडर करो, इजनेस वही है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। हो गया ना ये, हटा दो इसको, ठीक है। इसमें एक काम करो, देखो नोट डालो, एक नोट डालो, इसमें हम काम करते हैं, ठीक है। ये सेम कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे ये बीम बोलता, सॉरी ये वीक बीम बोलता, इसके बारे में हिंज नहीं दिया उसने अब, ठीक है, दोनों साइड से रिजिड जॉइंट दे रखे हैं, और आपसे बोलता कि बीच में आपने जो बीम प्रोवाइड करी है वो वीक बीम है, तो वीक बीम भी आपका एज ए सिंबल, जो आपका जो काम कर रखा आपने इसी तरह बिहेव करती है। वीक बीम इज बिहेव लाइक अ रॉड और जो आपका लिंक, ठीक है, सेम आपका बिहेवियर होता है उसका भी, ठीक है। तो वो चीजें भी आपको सेम ही कंसेप्ट में कंफ्यूज नहीं होना। एक बार एक काम करो, इसके नीचे नोट लिखो, इसको लिख के नोट लिखना है इसके नीचे, ठीक है। एक बार इसको लिख लो, कराए तो, अगर नहीं कर रहे हो गया ना ये सारे। तो ये क्वेश्चन तो इजी है, बना लोगे। एक क्वेश्चन ये भी था, इन्होंने दिया था, बना लोगे ये भी इजीली, ठीक है। मैं करवा ही नहीं रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे पता कर लोगे आप लोग। ये हिंज दिया हुआ है, अब ऑलरेडी हिंज दिया हुआ है, अब आपको मानने की जरूरत नहीं है हिंज। यहाँ पे डब्ल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट मेथड अगर आप इसमें लगाओगे तो क्या करना है आपको, यहाँ पे एच कंसिडर कर लो, यहाँ पे एच कंसिडर कर लो, तो यहाँ पे कितना हो गया 2h इक्वल टू डब्ल्यू, तो एच इक्वल टू W/2, ये W/2, ये भी W/2, ठीक है। और W/2 से मूवमेंट अगर यहाँ पे पूछेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस से, ठीक है। तो ऐसे भी आप इनको कर सकते हो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं इनसे, ठीक है। अगर आप बीच में इंच मान के करते हो तब भी सही आएगा, कर लो बीच में इंच मान के। अगर सेंटर में इंच मानोगे, यहाँ पे इंच, तो ये L/2 हो जाएगा ना। तो अगेन आपका ये H इक्वल टू W/2 आएगा, फिर गलत हो जाएगा ये। यहाँ पे पीओसी मानने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं ना, स्ट्रक्चर आपका, हाँ नीचे से फिक्स नहीं है स्ट्रक्चर, और साथ में आपका ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हिंज लगा हुआ है और यहाँ पे भी हिंज, तो रुको रुको, डिटर्मिनेट नहीं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर तो, लेकिन हिंज ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हिंज अगर दे रखे तो हम दोबारा हिंज क्यों मानेंगे ऊपर, ठीक है। फिक्स न दिया हो तो वो जहाँ पे हिंज दे रखे हैं वहां पे आपको करने पड़ते हैं उसके बाद। ये क्वेश्चन एक ये था ना जो ये सामने क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। वैसे फिक्स ही देगा, अगर आपको एग्जाम में फिक्स ही देगा, क्योंकि सपोर्ट फिक्स ही देते हैं, क्योंकि जो भी रिजिड आपका जो फ्रेम स्ट्रक्चर बनता है ना, मेन क्या होता है प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिकलिटी का मतलब क्या होता है, कभी भी इतना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी तो नीचे हिंज प्रोवाइड नहीं करते हम लोग कभी भी, और हमेशा फिक्स प्रोवाइड करते हैं। तो कैंटिलीवर जैसा ही हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमेशा ये स्ट्रक्चर बनता है हमारा, ठीक है। तो चांसेस नेग्लिजिबल ही होंगे कि आपको हिंज मान के क्वेश्चन देगा वो एग्जाम में, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना। अगर यहाँ पे हिंज जैसे ये क्वेश्चन है, हिंज दे रखा है तो यहाँ पे हिंज माना हुआ है, तो जस्ट यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, ये W/2 तो WL/2,
ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको डील। ठीक है, बाकी ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, जस्ट मैं वैसे बता दिया आपको, अगर एग्जाम में कभी पूछ ही लिया तो। एक नोट डालना इसके नीचे, नोट डालेगा, वीक बीम, वीक बीम, वीक बीम behaves like, weak beam behaves like rod, rod और लिंक, और लिंक दोनों की तरह। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख दो ओनली एक्सियल फोर्सेस, ओनली एक्सियल फोर्सेस। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग जाते हैं कैंटिलीवर में। वो अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है इसने, ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने। ये फिक्स्ड एंड है, मोमेंट एट ए पूछा है इन्होंने। ठीक है, ये मोमेंट एट ए, पोर्टल मेथड यहाँ पे अप्लाई होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि इसने बोल रखा है यहाँ पे केबल यूज करा हुआ है, आपने केबल आपने यूज कर रखा है। ठीक है, और कॉम्प्रेसिव में डब्ल्यू में आपने लोड लगा रखा है, यहाँ पे डब्ल्यू में लोड लगा रखा है, बी सी ए डी एल, मोमेंट अबाउट ए, निकाल लोगे। केबल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ओनली टेंशन ना, तो कुछ भी फोर्स जाएगा इसमें, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये कैंटिलीवर की तरह ऑलरेडी है, तो डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, तो ऐसे डील करना है इन क्वेश्चंस को, डब्ल्यू इंटू एल। क्योंकि लोड कॉम्प्रेसिव लग रहा, तो कॉम्प्रेसिव लोड आपका बीसी में जाना ही नहीं है, क्योंकि केबल कॉम्प्रेसिव लोड लेता ही नहीं है। ठीक है, केबल की प्रॉपर्टी है कि वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन लेता है, जो कि है नहीं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, जो ये एंड आपका हो रहा है, ये आपका पूरा का पूरा कौन ले रहा है, ए बी वाला जो कॉलम है, वही कॉलम डब्ल्यू ले रहा है, वही कॉलम लोड डब्ल्यू को ले रहा है। इसका मतलब डब्ल्यू इंटू एल इक्वल टू ए एम ए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लोगे इजिली, बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए इन्होंने। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर भी देखना। अगला फिर उसके बाद मेथड हेडिंग डालना, ये बनने के बाद कैंटिलीवर मेथड हेडिंग डालिएगा फिर। तो एक क्वेश्चन है इसका, दो एजम्पशन है इसके भी। एक एजम्पशन तो सेम ही है जो आपने पढ़ा अभी। उससे पहले चीज जो आपकी है, जो चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, वो ये है कि जो ये कैंटिलीवर मेथड होगी, अब ये हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए यूज होगी। ठीक है, जहाँ पे आपका बिल्डिंग्स की हाइट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द विड्थ, तो हम वहां पे यूज करेंगे कैंटिलीवर मेथड का। ठीक है, दूसरा इन्होंने एजम्पशन वही दिया हुआ है, एक तो पीओसी आपको सेम मान के चलनी है, मतलब जो आपने पोर्टल मेथड में मानी। ठीक है, जैसे पोर्टल में काम किया वही पीओसी माननी है। दूसरा एजम्पशन एक और है इंपॉर्टेंट, वो अभी काम करते हैं। ठीक है, उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे एक। तो पहले ये कर लो, हो गया ना सबका। तो कैंटिलीवर मेथड में एक दो पॉइंट लिखिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखिए, it is applicable to high rise structure, it is applicable to, it is applicable to high rise structure, high rise structure, that is height of the frame, height of the frame is more than, height of the frame is more than width of the frame, width of the frame, फुल स्टॉप लिखिए, करके लिखिए, where the frame, where the frame, where the frame acts like a, acts like a cantilever, where the frame acts like a cantilever. कैंटिलीवर। ठीक है, एजम्पशंस लिखिए इसके, एजम्पशंस लिखिए इसके। it is assumed that, it is assumed that, it is assumed that point of contraflexure, point of contraflexure is located, point of contraflexure is located at midpoint, at midpoint of each, of each
beam and columns of each beam and columns. दूसरा पॉइंट लिखिए, axial stress in each column, axial stress in each column is proportional to, axial stress in each column is proportional to its distance from, its distance from, distance from center of gravity, distance from center of gravity of area of column group, center of gravity of areas of column group at any level, at any level. ठीक है, तो इसने बोला एक्सियल स्ट्रेस इन ईच कॉलम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरियाज ऑफ द कॉलम ग्रुप एट एनी लेवल. ठीक है, ये आपने इसने बोला, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. अभी क्वेश्चन जब आप करोगे, जो ग्रेड में क्वेश्चन आ रखा है उसमें भी अप्लाई होगा ये एजम्पशन, बिना इसके आपका सॉल्व नहीं होगा. तो हटा गया यहाँ पे, तो दूसरा एजम्पशन है आपका वही चेंज हो रखा है. ठीक है, उसने बोला था H2H और यहाँ पे ये एक्सियल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई करना आपको. ठीक है, तो जब आप यहाँ पे देखोगे, इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो देखिए इसमें है क्या. जैसे ये कोई आपकी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है. ठीक है, दिस इज द फ्रेम्ड स्ट्रक्चर. यहाँ पे आप लगा दीजिए 3-4 कॉलम बना दो. ठीक है, 1 2, ये बन गए यहाँ पे कॉलम्स. ठीक है, दिस इज फिक्स. ठीक है, सबसे पहली बात तो जो पहला कॉलम, जो पहले ये एजम्पशन है आपका, ये एजम्पशन वैलिड कब होगा सेकंड वाला, जब आपके कॉलम के एरियाज सेम होंगे. ठीक है, जब A1 A2 A3 जो भी एरियाज आपको लेने हैं वो एरियाज अगर आपके सेम है, जैसे ये A1 है इसका एरिया कॉलम का, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, इसका एरिया A4 है और इसका A5 है. ठीक है, इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4 इक्वल टू A5 है, तो उस केस में क्या करेंगे, इसने बोला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपका जो एक्सियल स्ट्रेस है वो लीनियरली वेरी करेगा. ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट करेगी, लेट अस कंसीडर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी 2 कॉलम यहाँ 2 कॉलम यहाँ, तो सेंटर वाला कॉलम पे एक्ट करेगी, है ना. तो लेट अस कंसीडर इस वाले कॉलम पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी एक्ट कर गई, ये एक्स एक्स पे सीजी है इसकी. ठीक है, जब अगर इसकी सीजी एक्स एक्स पे होगी तो एक्स एक्स पे जब आप इसका एक्सियल स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इसका एक्सियल स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बन के आएगा. ठीक है, और जो आपके एंड पॉइंट है, ठीक है, इसने बोला सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर तो ये एक्सियल स्ट्रेस 0 है, लेकिन यहां से ये एक्सियल स्ट्रेस लीनियरली वेरी करेगा बोला. तो लीनियरली वेरी करने का मतलब है यहां से यहां मैक्सिमम होगा, इन सिमिलर वे यहां मैक्सिमम. और ध्यान रखना है एक साइड टेंशन एक साइड कॉम्प्रेशन. ठीक है, अब कौन से साइड टेंशन कौन से साइड कॉम्प्रेशन लेना है, टेंशन नहीं लेनी, आप एज्यूम कर लो जस्ट. ठीक है, अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब आपकी एज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग है. ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना आपको. तो आपको क्या करना है, इसको लीनियरली पास करा देना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से. ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी यहाँ से होके पास होके गुजरेगी, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका A1 पे जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस रहेगा इसका, ये एक्सियल स्ट्रेस रहेगा, दैट इज FC1. यहाँ पे रहेगा आपका FC2, इस मेंबर पे आपका 0, यहाँ पे FC3 और ये FC4. ठीक है, दिस इज द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ दिस एजम्पशन. अब इसका यूज हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे एजम्पशन का, अभी देखेंगे हम थोड़ी देर में. ठीक है, क्या इसका यूज है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा. अगर ये है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली. ठीक है, जरा इसको करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हमें यूज करना है. उसके बाद गेट में क्वेश्चन जो आ रखा है वही क्वेश्चन पकड़ लेते हैं हम लोग.
ठीक है, नोट लिखेगा इसके नीचे अगर बन गया हो तो। इसमें लिखेगा नोट करके, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, नोट करके, इफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज if cross sectional areas of all the columns are same, if cross sectional areas of all the columns are same, then forces are also proportional, then forces are also proportional to their distance from center of gravity of column group, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम ग्रुप। ठीक है, तो ग्रेड में क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो क्वेश्चन लिखिए। अब देखिए बहुत ही इजी पार्ट है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। ठीक है, बस एक चीज़ समझनी है, वो समझ गए काम बन जाएगा आपका। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम ग्रुप, इसमें क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिएगा, द एंड मोमेंट डेवलप्ड at a in a laterally loaded frame shown below, laterally loaded frame shown below, ब्रैकेट में ना, with all columns having identical cross sections, with all column having identical cross sections, according to cantilever method, of analysis, according to cantilever method of analysis। ठीक है, यही क्वेश्चन था आपके एग्जाम में जो पूछा गया था इससे पहले, गेट में 2 मार्क्स में 2014-15 में शायद अराउंड आ रखा है क्वेश्चन। This is 30 kilonewton, this is 60 kilonewton, 30 and 60 kilonewton, 6 meter, 6 meter, this is 4 meter and 4 meter, और ये आपका है ए पॉइंट, दिस इज द ए पॉइंट। यहीं पे आपको यहीं पे आपको मोमेंट निकालना है। ठीक है, यहीं पे आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन आपका आ रखा है। ठीक है, गेट में बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। कैंटिलीवर से एकमात्र क्वेश्चन आपका ईएससी में तो शायद ही पूछा है, नहीं पूछा, ईएससी लगाया आप लोगों ने प्रीवियस ईयर ना, ईएससी में नहीं पूछा क्वेश्चन, गेट में आ रखा है क्वेश्चन यहाँ से कैंटिलीवर का। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है, हमें यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है क्वेश्चन ये। ठीक है, सबसे पहला तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्चर पीओसी आपको नोट डाउन करनी है हर पॉइंट की। ठीक है, ठीक है, पॉइंट पीओसी नोट डाउन करनी है। तो पीओसी देखिएगा सेंटर पे, यहाँ पे भी सेंटर पे होगी, यहाँ पे भी सेंटर पे। ठीक है,
ये सेंटर पे, ठीक है। सेकेंड काम भी आपका सेम है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम आपको यहाँ पे इस पीओसी में आपको सेक्शन कट करना है, ठीक है। अब मैं कहाँ कट करूँ, एनालाइज करना है मोमेंट अबाउट ए, तो अगेन मैं ऊपर वाले को ही कट करूंगा, वो कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, ठीक है। मुझे कट यहीं पे करना पड़ेगा ना, बॉटम से करोगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। करते रह जाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो 1 1 हो गया ये। उसके बाद क्या करिए, इसको सेपरेट आउट कर दीजिए, डायग्राम जो आपका है यहाँ पे, इसको सेपरेट आउट करिए यहाँ से, इस डायग्राम को सेपरेट बनाइए ताकि हम इसके बाद एनालिसिस कर सकें। ठीक है, 30 किलो न्यूटन का यहाँ पे लोड लगा हुआ है। दिस इज 30 किलो न्यूटन, ठीक है। अब रिएक्शन हमें नहीं पता, अब मत करना HH2H, ठीक है। वो रिएक्शन हमें पता नहीं है, अभी देखेंगे रिएक्शन हमें कैसे यहाँ पे रिएक्शन अप्लाई करवानी है, ठीक है। और रिएक्शन आप निकाल भी सकते हो, हिंजेस हैं तो आप रिएक्शन निकाल लोगे, अभी देखते हैं रिएक्शन कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये कितना मीटर है, 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, ये आपकी 6 मीटर है, ये भी आपकी 6 मीटर है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इस कॉलम का सेंट्रोइड, इस सेक्शन का सेंट्रोइड कौन सा है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला कॉलम सेंट्रोइड है। दिस इज एक्स जो मैंने कट कर रखा है, दिस इज द सीजी, है ना, सीजी है ये। अब अगर आप एक्सियल स्ट्रेच डायग्राम इसका बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है, एरिया तो उन्होंने बोल दिया है कि आपसे सेम है, ये भी एरिया सेम है, ये भी एरिया सेम है, और ये भी एरिया सेम है बोल दिया उन्होंने, ठीक है। तो इस एरिया के रिस्पेक्ट में जब इसका आप एक्सियल स्ट्रेच डायग्राम बनाओगे, तो एक्सियल स्ट्रेच डायग्राम जब आप बनाओगे, रुको अभी एक बार, ये ना मैंने ज़्यादा नज़दीक लिख दिया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे एरिया सेम एरिया सेम एरिया। अब जब आप इसका एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम बनाओगे, ऑब्वियसली बात है सेंट्रोइड पे कितना, 0, इसने खुद ही बोला ना सेंट्रोइड पे 0, यानी सेंट्रोइड में आपका कोई भी आपका थ्रस्ट आ ही नहीं रहा, ठीक है। ना वर्टिकल रिएक्शन आ रही, ना थ्रस्ट, कुछ भी कंसिडर नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया ना एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम इसका, ठीक है। जब इसका एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम ये है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ से कि जो एंड पॉइंट है, जो एंड है, एंड्स में मतलब यहाँ पे तो आपका मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका थ्रस्ट है, एक्सियल थ्रस्ट यानी फोर्सेज जो यहाँ पे इस कॉलम पे है, वो आपके 0 है, ठीक है। तो पहली बात मैं अगर कंसिडर करूँ यहाँ पे कौन सा, ठीक है, रुको मैं कंसिडर करूँ यहाँ पे EF एंड G कंसिडर कर रहा हूँ मैं इनको, ठीक है। तो मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे EFG इज CG ऑफ फ्रेम, CG ऑफ फ्रेम लिख दिया मैंने, ठीक है, फ्रेम। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो आपको करनी है, ये D हो गया, इस पॉइंट को मैं D कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ D, F G कर दिया, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ F, इसको भी F ही लूंगा मैं, ठीक है। F डैश कर दो या F ही ले लो, इसको मैं ले रहा हूँ D, ठीक है, इसको D लूंगा मैं, और इस वाले को कुछ भी ले लो, नोटेशन कोई दिक्कत नहीं, H ही ले लो, ये H ले लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब आप इस वाले पे, इस पॉइंट पे आओगे, जो F मैंने कंसिडर कर रखा है यहाँ पे, इस F वाले पे ध्यान रखना, ना तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, ना ही यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आएगी, यही इंप्लाइड मीनिंग है इस एजम्पशन का, ठीक है। अगर एक्सियल थ्रस्ट ये 0 बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे न तो VC, ये कौन सा है, VF, नहीं तो VF आएगी यहाँ पे, ठीक है, ना यहाँ पे आएगी यहाँ पे HF, ये दोनों हट गई, इन दोनों रिएक्शन से आपका पल्ला हट गया, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन आपकी गई, इन पे भूल जाना क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस 0 है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने बोला एक साइड टेंशन एक साइड कॉम्प्रेशन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक किसी भी साइड टेंशन कंसीडर कर रहे हो, किसी भी साइड कॉम्प्रेशन कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। मैं टेंशन को पॉजिटिव ले रहा हूँ और कॉम्प्रेशन को नेगेटिव ले रहा हूँ। अगर मेरा मूवमेंट आपका इस साइड करने के बाद नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये कॉम्प्रेशन मेरे को यहाँ लेना चाहिए था और टेंशन मेरे को यहाँ लेना चाहिए था, ठीक है। तो वो चीज अलग बात है। तो यहाँ पे मैंने टेंशन कंसीडर कर लिया, यहाँ मैंने कॉम्प्रेशन कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो जब टेंशन कंसीडर करोगे तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है, टेंशन कंसीडर करोगे तो जो आपका ये वर्टिकल फोर्स होगा, ये कहाँ जाएगा, बॉटम की ओर, यानी VC, V कौन सा है ये, रुको, यहाँ पे आपका है VH, ये आएगा टेंसाइल होगा यहाँ पे VH टेंसाइल है, कंसीडर कर रखा है मैंने यहाँ पे टेंसाइल। और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये लेफ्ट है, तो लगेगा कहाँ, हाँ राइट की ओर है, लेफ्ट की ओर लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा HH। इन सिमिलर वे इस साइड देखोगे तो यहाँ पे जो अब आपका फोर्स होगा, ये कहाँ जाएगा, कॉम्प्रेशन ना, तो अपवर्ड, दिस इज VD, और जो आपका
हॉरिजेंटल थ्रस्ट है वो राइट की ओर, तो अगेन आपका लेफ्ट की ओर, दैट इज एच डी। इतना समझ में आ गया? रिएक्शंस की आपने कर दी ना पूरा, मतलब सारा राइट डाउन कर लिया कि कौन सी रिएक्शन कहाँ जा रही। ठीक है, जस्ट आपने अपनी एनालिसिस से किया यहाँ पे कि यहाँ पे टेंशन है तो टेंशन में वी एच, यहाँ पे कॉम्प्रेशन है तो कॉम्प्रेशन में वी डी, क्योंकि आपका एच दिए दे रखा है यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इसके अपोजिट ही लगने वाला है। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो जब इतना आपका समझ गए तो अब जरा देखिए इसके बाद जरा देखिए हमें क्या करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मोमेंट अबाउट डी जीरो ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। इस मोमेंट के अबाउट हिंज है ना, हिंज है, कहीं भी जीरो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ले रहा हूँ मोमेंट अबाउट डी इक्वल टू जीरो। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट डी इक्वल टू जीरो। तो जब समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट डी इक्वल टू जब आप जीरो लोगे तो क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव ले लो आप, और एंटी क्लॉकवाइज आप ले लो नेगेटिव। ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो जरा देखिए अगर नीचे की ओर खड़े रहेंगे तो वी एच क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो माइनस ऑफ वी एच इंटू 12 ना, 12, ठीक है। और दूसरा आपका 30 आपका क्लॉकवाइज है, तो प्लस 30 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो वी एच इक्वल टू कितना आ गया आपका, वी एच इक्वल टू कितना आ गया, दैट विल बी 30×5 50 किलो 5 किलोन्यूटन। ठीक है, वी एच इक्वल टू 5 किलोन्यूटन, यानी 5 किलोन्यूटन पॉजिटिव आ रखा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी एज्यूम्ड डायरेक्शन है वो एकदम सही है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया वी एच इक्वल टू 5 किलोन्यूटन। ठीक है, अब क्या करिए आप अगले स्टेप में, वी एच आपका आ गया। ठीक है, वी एच आ गया, यहाँ पे भी हिंज है ना, एक हिंज यहाँ पे है और एक हिंज यहाँ पे है। तो आप क्या करिए, इस हिंज के अलोंग सेक्शन को कट कर लीजिए। ठीक है, ये लेफ्ट वाला कट कर लीजिए, यहाँ के अलोंग, यहाँ के अलोंग सेक्शन कट कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ ये क्वार्टर जो आपका लेफ्ट वाला स्पैन है, इसके जो लेफ्ट साइड है, इसी को आप फ्री बॉडी डायग्राम में रखिए। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर को कट कर लिया। अब आपका क्या बना देखिए, जो आपका डायग्राम बन के आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें डायग्राम बनेगा जो आपका फ्री बॉडी डायग्राम, ये यहाँ पे। ठीक है, दिस इज एफ बी डी ऑफ एफ बी डी लेफ्ट ऑफ 1 1। मैं यहाँ पे 1 1 अभी कंसिडर कर लूंगा। ठीक है, लेफ्ट ऑफ 1 1 मैं लिख रहा हूँ 1 1, ताकि आपको पता हो 1 1 मैंने कहाँ पे काट रखा है। ठीक है, तो ये कितनी डिस्टेंस हो गया कि 3 मीटर ना, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर दे रखी है, ये 2 मीटर। और वी एच आपने निकाल दिया, वर्टिकल आपने वी एच है ना, ये वी एच ही है। हाँ, वी एच आपने निकाल रखा है 5 किलो न्यूटन। दिस इज 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो क्या ये 5 किलो न्यूटन जो आपकी रिएक्शन यहाँ से अपवर्ड जा रही, यहाँ पे बैलेंस नहीं होगी इस डाउनवर्ड से, डाउनवर्ड से होगी ना। ये कौन सा पॉइंट लूँ मैं, कोई भी ले लो पॉइंट, इसको आप एफ, सॉरी हाँ, अच्छा रिएक्शन डाउनवर्ड है ना, ओके 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 ओके, ये गड़बड़ हो गया, फिर इसको हटा लो। ठीक है, दिस इज डाउनवर्ड रिएक्शन, ये डाउनवर्ड है यहाँ पे। ठीक है, वीएच आपने डाउनवर्ड निकाल रखी है 5 किलो न्यूटन। तो क्या इस हिंज पे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो जाएगी, अपवर्ड होके, अपवर्ड जाएगी डाउनवर्ड, अपवर्ड, ऑब्वियसली बात है अपवर्ड जाएगी। तो अपवर्ड आपकी ये रिएक्शन जाएगी, बैलेंस होगी, और कितना आपका लोड लेगी ये, 5 किलो न्यूटन का ही लोड लेगी यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को कुछ भी कंसीडर कर लो, इस पॉइंट को आप कंसीडर कर लीजिए कुछ भी। मैंने क्या कर दिया, हटा दिया उसको। देखो इस पॉइंट को आप कंसीडर कर लो, ये 1 1 ले रहा हूं मैं इसको, 1 1, इसको आप ले लो, जेड लूं, क्या ले लूं, वाई ले लेता हूँ। ठीक है, वाई ले लिया आपने ये। ठीक है, कुछ भी पॉइंट लो, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। ठीक है, ये वाई है, तो वाई पे आपका वी वाई इक्वल टू आपका ये आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, कभी भी मोमेंट अबाउट जब ए लोगे तो ध्यान रखना, जब आप इस कॉलम से मोमेंट निकालो या इस बीम से मोमेंट निकालो, इस पॉइंट पे सेम निकल के आना चाहिए। तो 5 इंटू 3 15 किलो न्यूटन। ठीक है, तो मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 इंटू 3, दैट इज 15 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये तो निकल गया आपका बीम से। अब आप बोलोगे सर कॉलम से भी बताइए निकाल के, कॉलम से कैसे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो कॉलम से भी आप निकाल सकते हो इजीली। कॉलम से निकालने के लिए पहले आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट चाहिए होगा, इस वीएच की वजह से जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा इससे। जब आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आप निकालोगे तो लेट अस कंसीडर ये आपका है एच एच, दिस इज एच एच। ठीक है, मोमेंट अबाउट ए आपको पता चल गया है जब आपने ऊपर से निकाला। ठीक है, तो एच एच आप निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो आप, ये आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज, दोनों आपके क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, जो भी निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइंस का दिक्कत नहीं है, एच एच एंड आपका
एंटी, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब यहाँ पे खड़े रहेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड ना क्लॉकवाइज, और जब यहाँ पे खड़े रहेंगे तो राइट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको एक ही साइड खड़े खड़े रहना है। तो ये आ गया आपका एच एच, एक को पॉजिटिव ले लो, इंटू एच एच इंटू टू माइनस, रुको रुको रुको, यहाँ से क्यों कंसिडर करेंगे, एच एच इंटू टू, लेफ्ट साइड का ही ले रहा हूँ ना मैं, ओनली मोमेंट तो इसी इसका ले रहा हूँ, तो एच एच इंटू टू इक्वल टू 15 कर रहा हूँ मैं सीधे। मोमेंट इतना ही तो, एक अबाउट मोमेंट 15 ही निकला ना आपका ये मोमेंट 15, तो एच एच इक्वल टू कितना आ गया आपका 7.5 किलो न्यूटन, ठीक है। ये निकल गया आपका 7.5 किलो न्यूटन। ये 7.5 किलो न्यूटन आपका जब बैलेंस होगा यहाँ पे, तो ये बैलेंस होगा आपका, ये इस साइड है तो ये जाएगा यहाँ पे, दिस इज हाउ मच अच्छा 7.5 होगा, थर्टी माइनस 7.5 ना 22.5, ऑरिजेंटल 30 भी तो है लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22.5, यहाँ पे जाएगा ये 22.5 किलो न्यूटन का हो जाएगा, दिस इज एच वाई, ठीक है। अब मोमेंट निकालो यहाँ से, तो 7.5 इंटू टू 15, डायरेक्शन आपकी लेफ्ट, 22 की लेफ्ट आ रही, ठीक है, लेफ्ट आएगी तो कर दो लेफ्ट ही। क्या करा आपने, समेशन ऑफ, ये डायरेक्शन सही है ना इसकी, समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू करा आपने 0, तो ये हाँ लेफ्ट आ जाएगी, नेगेटिव आ रहा होगा ना, हाँ तो डायरेक्शन आपकी नेगेटिव आ जाएगी, तो ये इधर आ रही होगी, ठीक है। जो भी है यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जस्ट मैंने ले लिया। इसमें इस क्वेश्चन को पोर्टल से भी कर सकते हो, आ रहा है आंसर पोर्टल से, पोर्टल से भी कर सकते हो, लेकिन उसने वही है ना, कैंटिलीवर से दे रखा है अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है एक तो। अगर पोर्टल से भी आंसर सही आ रहा है, लेकिन उसने मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में कि अगर देखो वो होता क्या है कि क्या पता कैंटिलीवर से आंसर अप्रोक्सीमेट है ना, तो अप्रोक्सीमेट में आंसर एग्जैक्ट तो होगा नहीं, क्या पता कैंटिलीवर से 5 कम आए, पोर्टल से 5 ज्यादा आए, लेकिन उसने मेंशन कर रखा है कि कैंटिलीवर मेथड से ही करिए। पोर्टल से करना चाहो तो फिर भी पोर्टल से भी कर सकते हो। 4h 4h 2h 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 4h, तो 4 यानी 15, 7.5 इंटू 2, हाँ उससे भी सही आ रहा है आंसर, तो सेम ही आ रहा है उससे भी, ठीक है। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है, मेथड समझ गए तो कभी आने वाले टाइम पे यूज कर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तब जाएगा जब यहाँ पे मेंबर्स और जुड़ जाएं, तो उस केस में फिर आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, तब जाके ये VH रिएक्शंस निकलेंगी, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको उस केस में, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये आया है समझ में कैसे करना है इसको, तो कर लीजिए इसको। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को डील करना है, दोबारा रिपीट तो नहीं करना किसी को, आगे समझ में पूरा, अगर किसी को रिपीट करना है तो बोल सकते हैं आप लोग, रिपीट कर दूंगा मैं उसको। हाँ ऊपर कर दूं, एक सेकेंड ना, ये कर रहे हैं शायद ना, कोई किसी ने करा नहीं, सबने लिख दिया यहाँ तक, ये लो फिर।